सबसे पहला सवाल, सरकारी बॉन्ड या निजी बॉन्ड, क्या रिटेल निवेशकों के लिए ये निवेश का अच्छा विकल्प है? आपकी क्या सलाह रहती है? बिल्कुल निवेशकों को बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। जिस तरह से निवेशक फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं और एक फिक्स्ड इनकम एक्सपेक्ट करते हैं, उसी तरह से बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करके भी आप कूपन के रूप में, यहाँ पर जो इंटरेस्ट मिलता है उसे हम कूपन कहते हैं, तो बॉन्ड्स पर आपको एक इंटरेस्ट के रूप में आमदनी होती है। इसके लिए आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल गवर्नमेंट के अलावा पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस और साथ ही कॉर्पोरेट भी इशू करते हैं। हालांकि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स को इशू करते हैं उसे हम इंडिया में डिबेंचर्स कहते हैं, लेकिन देखा जाए तो बाकी सब कुछ यहाँ पे सेम है। सिर्फ अंतर ये है कि जब गवर्नमेंट इशू करती है तो उन्हें बॉन्ड्स कहते हैं, और जब कॉर्पोरेट इशू करते हैं तो उन्हें अक्सर हम डिबेंचर कहते हैं। तो बॉन्ड्स और डिबेंचर में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी सेफ्टी को देखना बहुत जरूरी है कि वो, जैसा कि अभी आप यहाँ पर बता रहे थे, कि उसकी रेटिंग को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उसमें निवेश करना कितना सेफ रहेगा। और उस पर जो कूपन मिलता है, जो इंटरेस्ट मिलता है, वो भी उसी आधार पर तय होता है। अगर वो बॉन्ड थोड़ा सा रिस्की है, वहां पर जो कंपनी है जो इशू कर रही है उसका थोड़ा सा अगर स्टेबल नहीं है, थोड़ा क्रेडिबिलिटी उतनी अच्छी नहीं है, तो डेफिनेटली वो कूपन शायद ज्यादा ऑफर कर रहे होंगे। तो उस आधार पर आपको देखना होगा कि किस तरह के बॉन्ड्स आपके लिए सुटेबल हो सकते हैं। ठीक साथ है। ही यहाँ पर बहुत सारी चीजें होती हैं बॉन्ड्स की। मैच्योरिटी, उसमें आपके पास में लिक्विडिटी कितनी है, यहाँ पर पुट और कॉल का ऑप्शन है या नहीं है, यानी कि बीच में यदि आप बॉन्ड्स को वापस करना चाहें तो वो ऑप्शन है या नहीं है। इस तरह की चीजें भी आपको बॉन्ड में देखनी होंगी। लेकिन बॉन्ड निवेश के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। अच्छा, तो अगर ये अच्छा ऑप्शन है तो क्या इसमें रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? एक तो आपने समझाया कि अगर आप डिबेंचर जैसा कुछ ले रहे हैं तो आपको कंपनी की रेटिंग देखनी होगी, तो क्या मैं अगर सरकार के बॉन्ड ले रही हूँ तो एकदम सुरक्षित हूँ, इसमें कोई रिस्क नहीं है? देखिए, अगेन अगर वो एक सॉवरेन बॉन्ड है जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट की गारंटी है तो वहां पर तो रिस्क नहीं है। ओके। जहां तक डिफॉल्ट की हम बात कर रहे हैं कि वो बॉन्ड डिफॉल्ट नहीं होगा, ये रिस्क वहां पर नहीं है। अगर हम बात करें कॉर्पोरेट बॉन्ड्स की, तो यहाँ पर हो सकता है ये इवन नॉट ओनली कॉर्पोरेट बॉन्ड बल्कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के जो बॉन्ड्स होते हैं वहां पर भी ये रिस्क होता है कि कई बार जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होती हैं वो भी लॉस में जाती हैं। और ऐसे में गवर्नमेंट की गारंटी नहीं होती है कि अगर पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मतलब गवर्नमेंट द्वारा रन की जा रही कोई कंपनी, तो उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें एनएचएआई या आरईसी, जो अभी एग्जांपल आपने दिए थे, ये कंपनीज भी सरकारी कंपनी है और ये अच्छी कंपनी है। लेकिन ऐसी ही कुछ सरकारी कंपनी ऐसी भी हो सकती हैं जहां पर मतलब सरकार उन कंपनीज को चला रही है, अंडरटेकिंग्स हैं, लेकिन शायद वहां पर रिस्क ज्यादा है। तो ओके। इस तरह से, यानी कि अब अगर आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बात करें या कॉर्पोरेट की बात करें, तो वहां पर रिस्क ज्यादा हो सकता है। यानी कि आपका जो कूपन आपको मिलने वाला है वो समय पर ना मिल पाए, या जब उसकी मैच्योरिटी हो उस वक्त पर वो कॉर्पोरेट या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग आपका पैसा वापस ना कर पाए। ये एक रिस्क है जो कि आपको देखना होगा। उसके अलावा दूसरा जो रिस्क होता है, वो रिस्क ये होता है कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं तो उस वक्त पर आपका जो पुराने बॉन्ड्स हैं जो कि कम इंटरेस्ट रेट वाले हैं, उनका प्राइस कम हो जाता है। ये बात इवन सरकारी बॉन्ड्स पर भी लागू होती है। इवन जो सॉवरेन बॉन्ड्स हैं उन पर भी ये बात लागू होती है। यदि कोई 5 साल की मैच्योरिटी वाला बॉन्ड है और जिस पर कूपन सरकार ने 5% का तय किया हुआ है, लेकिन अब सरकार उसी तरह के नए बॉन्ड लेकर आ रही है जिस पर इंटरेस्ट रेट ज्यादा है, जो हम अब देखने वाले जो हैं, अभी हो जो रहा आप है इस आने वाले वक्त समय वही में। हो रहा है कि अब बढ़ गए हैं और 3 साल के हाइस पर हम देख रहे हैं, तो ऐसे में जो लोग पुराने होल्ड कर रहे हैं उनके लिए ये उतना अच्छा रिटर्न देने वाला प्रोडक्ट नहीं साबित होगा। बिल्कुल, क्योंकि अगर वो बॉन्ड बेचना होगा तो वो डिस्काउंट पर बिकेगा, जिसका लॉस उस बॉन्ड होल्डर को बेयर करना होगा। तो जो कूपन मिल रहा है वो कम मिल रहा था, वो सेल करने जाएगा तो उसको उसका प्राइस कम मिलेगा, यानी कि जो फेस वैल्यू है उससे भी उसको कम मिलेगी। तो ये दूसरा रिस्क है जो आपको यहाँ पर बॉन्ड में समझना होता है।
ठीक है, तो बॉन्ड आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है, पंकज जी कह रहे हैं, लेकिन उसके रिस्क साइड के भी फैक्टर्स को यहाँ पर एनालाइज किया, उसको ज़रूर समझिए। अब इस बातचीत को हम आगे ले जाते हैं और आपके लिए निवेश की रणनीति समझने वाले हैं, क्योंकि अब आरबीआई ने नीतिगत दरों में बढ़ोतरी कर दी है, रेपो रेट बढ़ गया है, कर्ज महंगे होने लगे हैं, इसका निश्चित तौर पर आपके निवेश पर भी असर होगा। तो कैसा असर होगा? एफडी पर हम देख रहे हैं ब्याज दरें बढ़ रही हैं, शेयर बाजार में गिरावट आई तो म्यूचुअल फंड की एनएवी टूट रही है, कह लीजिए आपका रिटर्न यहां पर घट गया है। ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अपने पोर्टफोलियो को आप कैसे बैलेंस करें, वो कौन से बदलाव हैं जो आपको इंटरेस्ट रेट साइकिल बदलने पर अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए। इस पर ही बात करते हैं, पंकज जी से बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। पंकज जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि पोर्टफोलियो में फिक्स्ड इनकम का हिस्सा कितना होना चाहिए? फिक्स्ड इनकम यानी जहां पर आपको एक निश्चित ब्याज का वादा किया जाता है, जिस तरह बॉन्ड हो गए, फिक्स्ड डिपॉजिट हो गए, वो हिस्सा आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए और इस तरफ अभी कितना मूव करना चाहिए प्रेजेंट सिनेरियो में? देखिए प्रियंका, कई बार ऐसा कहा जाता है कि आपकी जितनी एज है उतना आपका एलोकेशन डेट में होना चाहिए, लेकिन ये बात हमेशा सही साबित नहीं होती है। उसकी वजह यह है कि आपका रिस्क एपेटाइट यानी कि जोखिम सहने की जो क्षमता है वो, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितने समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, और साथ ही आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या है, ये सब बातें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। तो यदि कोई इन्वेस्टर मान लीजिए वो बहुत यंग है और उसका रिस्क एपेटाइट भी है, अच्छा है, लेकिन वो सिर्फ 1 साल के लिए निवेश करना चाह रहा है, तो ऐसे में डेफिनेटली आपका एक्सपोजर डेट इंस्ट्रूमेंट्स में या बॉन्ड्स, डिबेंचर्स इत्यादि में ज्यादा होगा। यदि कोई 1 साल के लिए मुझे पूछे कि मुझे सिर्फ 1 साल के लिए इन्वेस्ट करना है, तो शायद एफडी में इन्वेस्ट करना या बॉन्ड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा, तो यहाँ पर 100% भी आप कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई 25-30 साल के नजरिए से इन्वेस्ट कर रहा है, तो यहाँ पर ये बात बदल जाती है। तो इसके लिए पोर्टफोलियो में कितना एलोकेशन इस तरह से होना चाहिए, ये गोल के हिसाब से आपको तय करना चाहिए। किस तरह का वो फाइनेंशियल गोल है, उसको ध्यान में रखते हुए आपको इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। बट किसी भी इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन जरूर मेंटेन करना चाहिए। तो पंकज जी, जब ब्याज दरें अब बढ़ रही हैं तो आप किस तरह की अभी पोर्टफोलियो में सलाह देंगे? क्योंकि हमने एक लंबा समय देखा जब इक्विटी जो है वो लहलहाते वाले जो खेत हमें दिखते हैं ना, उस तरह से लहलहा रहे थे, रिटर्न जबरदस्त आ रहा था, लोग सिप बढ़ाए जा रहे थे। अब जो है हर तरफ से सिग्नल आ रहा है कि ब्याज दरें बढ़ रही हैं, मार्केट थोड़े से पस्त नजर आ रहे हैं। ऐसे समय में पोर्टफोलियो में आप क्या बदलाव करने की सलाह देते हैं? देखिए, अगर हम डेट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मैं पहले स्टार्ट करता हूँ एफडी से। अब क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ने का ये शुरुआत है, तो कई बार ऐसा लग रहा है डिपॉजिटर्स को कि अब पहले अगर मुझे 5.5 मिल रहा था और अब मुझे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना मैं लॉन्ग टर्म के लिए एफडी ले लूं। लेकिन नहीं, आपको ऐसे में लॉन्ग टर्म की एफडी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि अगेन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा और यदि आपने इस रेट पर 5 साल के लिए अपनी एफडी लॉक कर दी, तो फिर आप कैसे नए रेट का फायदा ले पाएंगे। तो ऐसे में आपको शॉर्ट टर्म की एफडी लेनी चाहिए। ऐसा ही बॉन्ड के लिए है। अब बॉन्ड पर भी क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे, तो अब जो नए नए बॉन्ड्स आएंगे वो समय के साथ उसी क्वालिटी वाले जो बॉन्ड्स आएंगे वो ज्यादा कूपन वाले आएंगे, ज्यादा इंटरेस्ट रेट वाले आएंगे। तो इसके लिए आपको बॉन्ड्स में भी देखना चाहिए कि पूरा पैसा आप ऐसे लॉक ना कर दें। अदरवाइज आपको बीच में अगर सेल करना पड़ा, तो जैसे हमने बात की थी, डिस्काउंट पर सेल करने होंगे, ये प्रॉब्लम है। अब यदि आप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करें, तो यहाँ पर भी क्या होता है, जो पुराने बॉन्ड्स हैं, मतलब अंडरलाइंग बॉन्ड्स हैं, उन पोर्टफोलियोज में यदि उन्हें सेल करना पड़ता है तो वो डिस्काउंट पे सेल करने होंगे। आपने देखा भी होगा कि पिछले कुछ समय में जो डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स हैं, स्पेशली जो लॉन्ग टर्म वाले डेट फंड्स हैं, उनकी एनएवी गिर गई है। वहां पर नेगेटिव रिटर्न्स हमने ऑब्जर्व किए हैं पिछले 1 महीने के अंदर। तो इस हिसाब से यदि देखा जाए तो आपको अभी फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में जो अंडरलाइंग बॉन्ड्स होंगे वो अलग अलग मैच्योरिटी वाले होंगे, और उनके इंटरेस्ट रेट भी, क्योंकि समय पे उनकी मैच्योरिटी छोटी होगी, तो नए बॉन्ड्स अधिक कूपन वाले बाय किए जा सकते हैं। तो आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं आप। दूसरा, यदि आपका नजरिया बहुत छोटा है, तो ऐसे में शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड फंड्स या फिर आपको मनी मार्केट फंड्स
इस तरह के फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन इस वक्त पर आपको गिल्ट फंड में इन्वेस्ट करने से अगर थोड़ा बचना चाहिए, यदि आपका नजरिया बहुत लंबा ना हो। यदि नजरिया बहुत लंबा है, 10 साल के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं, तब बात अलग है। अदरवाइज इस वक्त पर आपको फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स या फिर शॉर्ट ड्यूरेशन बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, तो ये जो आपने गिल्ट फंड यूज किया ना पंकज जी, मैं चाहूंगी इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कीजिए, क्या होते हैं गिल्ट फंड? अगर आप एक छोटे से जवाब में समझा सके। आप ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात कर रहे हैं यहाँ पर? बिल्कुल, जो गिल्ट फंड हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मतलब ट्रेजरी बिल या ऐसे बॉन्ड्स जो कि सरकार ने इशू किए हैं। जो ओके, मतलब तो आप कह रहे हैं जो जैसे हम सरकार बात की कर रहे थे, सिक्योरिटीज है उनसे अभी थोड़ी सी दूरी रखनी चाहिए। अभी अगर आप ऐसे फंड में कर रहे हैं, अगर आप किसी डायरेक्टली आप गिल्ट फंड में, गिल्ट मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप जो आपको उसका कूपन दिखाई दे रहा है उतना पाना चाहते हैं, तो ठीक है, आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए और टिल मैच्योरिटी आप बने रहिए। हालांकि वहां जैसे मैंने कहा कि आने वाले समय में और आपको बढ़ेंगे। अधिक कूपन वाले बॉन्ड मिलेंगे, लेकिन अगर आप फंड की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा वहां पर रुकना चाहिए। ठीक है, तो पंकज जी अब एक जरूरी सवाल ये बनता है कि अगर किसी के पोर्टफोलियो में पहले से फिक्स्ड इनकम का हिस्सा ज्यादा है तो क्या उसे करना चाहिए, उसे कम करना चाहिए अभी, और कैसे कम करें? अब यहाँ पर आपका मकसद क्या है, उसको मतलब क्यों इन्वेस्ट किया हुआ था आपने और क्यों आप कम करना चाहते हैं, वो समझना बहुत जरूरी है। लेकिन यदि कम करना चाहते हैं क्योंकि आप इक्विटी मार्केट भी बहुत नीचे आ गए हैं, और यदि लंबे नजरिए से आप इन्वेस्ट करना चाहते थे तो इक्विटी में आपके पास अच्छा इस वक्त मौका है, तो आप क्योंकि यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आप एक साथ, मैं कहूंगा अगर आपके पास में आपके बॉन्ड फंड्स में इन्वेस्टमेंट है, आपका डेट में इन्वेस्टमेंट है, तो आप उसको सीधा स्विच कर दीजिए, वहां से आप इक्विटी फंड में चले जाइए। और यदि आपने डायरेक्टली बॉन्ड्स लिए हुए हैं, बॉन्ड फंड नहीं बल्कि डायरेक्ट बॉन्ड्स लिए हुए हैं, तो उसमें से भी निकलने का मौका है, क्योंकि जैसे नए बॉन्ड्स आएंगे अधिक कूपन वाले, आपका यहाँ पर डिस्काउंट बढ़ता जाएगा, तो आपको कम रेट पर बेचने पड़ सकते हैं। तो ऐसे में आप जितनी जल्दी हो सके, यदि उन बॉन्ड्स में नहीं रहना है आपको, तो फिर आप वहां से एक साथ निकलकर और दूसरे असेट्स में ठीक है, इन्वेस्ट। तो यानी ये वो वक्त हो सकता है जब आप रिव्यू करें अपना पोर्टफोलियो, अपने लक्ष्य को देखें, अपने रिटर्न को देखें, और आप एक रिव्यू करके कुछ कदम उठा सकते हैं। कैसे कदम उठाए पंकज जी ने पूरी बातचीत में बता दिया है।